पहाड़ियां अंधेरी में डूबी हुई थी। जब पीली आग की लापतें नाच रही थी, एक पहाड़ी विला को निगलती जा रही थी। चारों तरफ से चीखें गूंज रही थी, जो इस सुनसान घाटी को और भी भयानक बना रही थी। एक 14 साल की लड़की, एक हाथ में आग का मशल था और आंखों में एक खाली सी नजर थी। भूखी आग सब कुछ खा गई, सिर्फ जलती लकड़ी की आवाज बाकी रह गई। जल गया, सब कुछ जल गया। ये शैतानी पिंजरा अब मिट गया है। आखिरकार ये कैद जो पिछले 10 सालों से उसके लिए एक बंधन थी, अब एक आग के समुंदर में बदल चुकी थी। अब हम कहाँ जाएंगे? एक हल्की सी नरम आवाज ने पूछा, जब एक छोटी सी काली बिल्ली जो लड़की के कंधे पर बैठी थी, उसकी तरफ गहरी आंखों से देखती जा रही थी और अपने पंजे चट रही थी। कहीं भी, बस यहाँ से दूर। लड़की ने अपने शाहकर को एक आखिरी बार देखा, फिर मड़कर पहाड़ों की तरफ बढ़ गई। उसके पतले पैरों से बंधी टूटी हुई जंजीरों की आवाज गूंज उठी जब वो बेझिझक और बेपरवाह जंगल की पहेली राहें पार करती गई। जैसे ही वो मुर्री, एक जलता हुआ शरीर आग के बीच से बाहर निकला। उसके पगलपन से भरी आंखें सिर्फ एक चीज देख रही थी, वो पीछे मुड़ती एक परछाई जो धीरे धीरे अंधेरे में खो रही थी। और तब एक करारा, कान फाड़ देने वाली चीख हवाओं में गूंज गई। वूशिए, वापस आओ, तुम कभी यहाँ से बच नहीं सकती, तुम सिर्फ मेरी हो। 2 साल की सारी मेहनत एक झटके में भस्म हो चुकी थी। लड़की शांत रही, उसके कदम एक पल के लिए रुके। उसने अपनी ठंडी आंखों से उस आदमी को देखा जो आग में समाता जा रहा था। तुम मर रहे हो और मैं अब भी जिंदा हूं। आदमी की चीखें और भी तीखी होती गई और फिर उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन की तरफ देखा और एक आखिरी बार कहा, अलविदा दादाजी। लड़की के कंधे पर बैठी काली बिल्ली ने नफरत भारी हासी छोड़ी। तदई एक पगल आदमी जो सिर्फ मेडिसिन का दीवाना था, जिसने अपनी ही पोती को एक गिनिया पिग बना दिया था। यूज किस हक से दादाजी कहने का अधिकार था? मलकिन, अब आगे का क्या प्लान है? उस जलती आवाज को नजरअंदाज करते हुए छोटी बिल्ली ने लड़की से पूछा। उसने अपने पतले हाथों को देखा और धीरे से जवाब दिया, बेड बनने का टेस्ट देना है। हा 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 हा। अगर वो बुधा यह सुन लेता कि उसकी एक लाजवाब मेडिकल जीनियस पोती सिर्फ एक जानवरों की डॉक्टर बनने वाली है, तो उसकी आत्मा कभी शांति से नहीं रह पाती। लड़की ने धीरे से आंखें नीचे की और एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे कोई अनदेखा मजाक हो गया हो। 1 साल बाद उसने सिटिया में अपनी जिंदगी बसा ली, वेटरिनरी लाइसेंस ले लिया और जानवरों का इलाज करना शुरू कर दिया। लिन वंग की पोती, जो कि लिन पैलेस की सबसे ज्यादा लाडली यंग मिस कहलाती थी, बहुत ज्यादा अकड़, घमंड और नखरे वाली, उसकी नजरों में सब लोग एक छोटी सी चीज थे, चाहे वो रॉयल्टी ही क्यों ना हो। लिन वंग और ची किंगडम के फाउंडिंग एम्परर का पुराना रिश्ता था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि उन्होंने आसमान के सामने भाई बनने की कसम भी खाई थी। जब ची किंगडम बना तो फाउंडिंग एम्परर ने जुनशेन को एक बड़ा दर्जा दिया, लिन वंग, जो उसे लगभग रॉयल्टी के बराबर तकात देता था। पूरे किंगडम में लिन पैलेस एक बहुत इज्जत वाली जगह थी, इतनी कि आज का एम्परर भी उनके सामने तमीज से बात करता। लिन वंग के 2 बेटे थे, पर उनकी सबसे ज्यादा चहेती उनकी पोती जुनवू शिए थी। जब उसने सेकंड प्रिंस को पसंद किया तो लिन वंग ने एम्परर पर दबाव डाल दिया कि उसकी पोती और सेकंड प्रिंस की सगाई करा दी जाए। पर अब ये अकड़ वाली लड़की पत्थरों के बीच बेहाल पड़ी थी। अगर वो शे की रूह इस शरीर में नहीं आती, तो शायद अब तक ये सिर्फ एक लाश होती जो जंगल में कचरे की तरह पड़ी मिलती। दोनों पैर टूट गए हैं, 3 पसलियां टूट चुकी हैं, एक हाथ डिसलोकेट हो गया है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी ये शरीर कैसे बचा रह गया? एक दूसरी आवाज जून वू शिए के शरीर के अंदर से आई, वही पुरानी पहचानी आवाज जो एक छोटी सी काली बिल्ली की थी, जो उसे 10 सालों से साथ दे रही थी। हैरानी की बात यह थी कि वो भी अब इसी शरीर में थी। अभी भी जिंदा हूँ, जुन वू शिए ने धीरे से कहा, जगेट पत्थरों पर पड़ी, बिना किसी दाढ़ का एहसास किए, जैसे कि ये शरीर उसका नहीं, कोई दूसरा ही हो। मुबारक हो मिस्ट्रेस, आपने मौत को एक बार फिर चकमा दे दिया। जुन वू शिए के सीने से काला धुआं निकालकर एक छोटी सी काली बिल्ली का रूप ले लेता है, जो उसके पास अकड़ के साथ चलने लगती है। उसने मौत को मात दे दी थी, पर अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। जख्मों से खून बह रहा था और बारिश की तेज बूंदें यूसे और कमजोर कर रही थी। यूस जल्दी से कोई जगह ढूंढनी थी जहां वो बारिश से बच सके, वरना उसका शरीर और ठंडा हो जाता। अच्छा हुआ कि पास ही एक छोटी सी गुफा थी। अपने दोनों हाथों का सहारा लेकर सिर्फ एक ही सोच के साथ, जिंदा रहना है, उसने अपने आप को धीरे धीरे गुफा की तरफ खींचना शुरू किया। पसीने और बारिश से भीगे कपड़े उसके मरियल शरीर से चिपक गए थे। हर कदम पर उसके पांव से खून निकाल रहा था, जो बारिश धोके हटा रही थी। छोटी सी काली बिल्ली कभी कभी
उसके हाथ पर अपनी नाक से धक्का देती जा रही थी, जैसे कह रही हो, चलो मिस्ट्रेस, थोड़ा और। ये सफर छोटा जरूर था, पर उसके लिए एक जुंग से कम नहीं था। जब वो आखिरकार गुफा तक पहुंची, उसका चेहरा इतना सेव्ड हो चुका था जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। ठंडे पत्थरों के सहारे बैठे बारिश से बचाकर उसने एक लंबी सांस ली, पर तभी एक अजीब सी आवाज अंधेरी गुफा के अंदर से आई। कौन है? काली बिल्ली ने डर के मारे अपनी पूंछ फुला दी और जुनवूशी के आगे आ गई, जैसे उसकी रक्षा कर रही हो। जाकर देख, जुनवूशी ने हिचकिचाते हुए कहा। उसकी हालत ऐसी थी कि वो खुद कुछ कर नहीं सकती थी। मेडिकल इक्विपमेंट भी नहीं था और जख्मों का इलाज अभी जरूरी था। अगर कोई और आदमी हो जो मदद कर सके तो ज्यादा बेहतर होगा। छोटी बिल्ली धीरे धीरे गुफा के अंदर चली गई, जबकि जुनवूशी को किसी और इंसान की मौजूदगी महसूस हुई। तभी एक मर्दाना आवाज ऊपर से आई, जिसमें एक हल्की सी शरारत भी थी। तुम मरने वाली हो। अंधेर में वुशे को आदमी का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर लोहे की जंजीरों की फेमिलियर आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही थी। यह आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ है, इस सुनसान क्लिफ के नीचे। जैसे ही उस आदमी की आवाज सुनी, छोटी सी काली बिल्ली एकदम धुआं बन के भाग गई और सीधा वुशे के शरीर में समा गई। ये आदमी बहुत डेंजरस है, तुम जंजीरों में हो। वुशे ने बिना उसकी टोन का ध्यान दिए सीधा सवाल पूछ लिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, यह आदमी मेरी मदद कर सकता है, मुझे सिर्फ इसका आजादी से चलना जरूरी है। हाँ, तुम इन छोटी सी चीजों की बात कर रही हो। अंधेरे में आदमी ने जंजीरें हिलाई, उसकी आवाज एकदम गहरी और मैग्नेटिक थी। आई गेस सो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, पर तुम्हें मुझे बचाना होगा, वुशे ने कांपते हुए कहा। उसकी सांस तेज हो रही थी, दर्द से उसका शरीर थक चुका था। सर्दी के मारे उसकी बॉडी डेंजरसली ठंडी हो रही थी और अगर अब कुछ नहीं किया तो शायद वो बच नहीं पाएगी। अंधेर का वो आदमी चुप हो गया, जैसे यूं से हैरानी हो रही हो कि ये आधी मरी लड़की ऐसे बात कर रही है। साइलेंस मीन्स कंसेंट, वुशे ने खुद से रीजन कर लिया। अब और कोई ऑप्शन था भी नहीं, इसलिए रिस्क लेना ही पड़ेगा। उसने धीरे से अंधेरे में हाथ बढ़ाया, उस आदमी के पास झुकती हुई अपने बालों से एक पतली पिन निकाली। मैं डॉक्टर हूँ, चोर नहीं, उसने मन ही मन सोचा। उसका एक दोस्त उसके लिए ये ट्रिक पहले कर चुका था, पर क्या वो खुद कर पाएगी? उसके छोटी छोटी उंगलियों ने धीरे धीरे जंजीरों को फील करना शुरू किया। डॉक्टर होने के नाते उसे महसूस हो रहा था कि यह आदमी बहुत स्ट्रांग है। अपनी बची खूची ताकत लगाकर वुशे ने ताला खोलने की कोशिश की। ये काम करते हुए उसको कभी इतना अनाड़ी महसूस नहीं हुआ था। और फिर क्लिक, एक शैकल फाइनली अनलॉक हो गया। उसने जोर से सांस ली, पर थकान इतनी थी कि लग रहा था बस बेहोश होने वाली है। जैसे तुम्हारी मर्जी, उस आदमी की आवाज फिर से गूंज उठी। इस बार एक अजीब सा स्माइल उसकी आवाज में छुपा था। और फिर क्लिक क्लिक क्लिक, एक के बाद एक, 3 और शैकल्स टूट गए। उसके पहले कि वुशे रिएक्ट कर पाती, उस आदमी ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसके हाथों की गर्मी काफी थी बताने के लिए कि वो अब आजाद है। बाहर निकालते ही तेज बारिश हो रही थी। ग्लूमी वेदर के बावजूद दिन का उजाला काफी था उस आदमी के चेहरे को दिखाने के लिए। उसके तेज चीकबोन्स, सिल्की बाल जो कैजुअली लटक रहे थे, और उसके स्किन पर बहते पानी के बूंदीन, ऐसा लग रहा था जैसे खुद भगवान ने अपने हाथों से उसे बनाया हो। उस आदमी ने ऊपर देखा, बारिश को महसूस किया, पर जैसे ही उसने देखा कि वुशे उसे देख रही है, उसने धीरे से सिर झुकाया। उसकी पर्पल आंखें थोड़ी सी नैरोड हो गई और एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठ पर आ गई। वुशे बिल्कुल इंडिफरेंट रही। उसकी बड़ी गहन आंखें उस आदमी की पर्पल आंखों में जाके टिक गई। बारिश उसके काले चेहरे पर गिर रही थी, पर उसके इमोशंस बिल्कुल स्टिल थे। उस आदमी ने एक आईब्रो उठाया। ये रिएक्शन तो नया है, उसने मन ही मन सोचा। पहली बार कोई उसकी आंखों को देख के न चिल्लाया न डारा। तुम्हें डर नहीं लग रहा? उसने अपनी हेवी हस्की वॉइस में पूछा। मैं वैसे भी मरने वाली हूँ, वुशे ने मैटर ऑफ फैक्टली कहा। उसकी आंखें एकदम ठीक से उस आदमी की आंखों में घूम गई, बिना किसी डर या घबराहट के, जैसे मौत कोई बड़ी बात ही ना हो। मिस्टीरियस आदमी ने अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए अपनी भावें उठाए। जब उसके सामने वो गहरी काली ऑब्सिडियन आंखें ठंडी नजर से घूर रही थी, जैसे उसे एकदम जमाने वाली हो। उसका मन किया कि वो इस लड़की की शांति तोड़ दे, उसका पास से बिगाड़ दे। ये लड़की कमाल की थी, इतनी मुसीबत में भी इतनी शांत कैसे रह सकती है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, उसने नरम से कहा। बस मुझे घर भेज दो, उसने तुरंत जवाब दिया। जिस तरह से वो बुरी तरह घायल थी, उसके लिए सबसे अच्छा और एक ही ऑप्शन बचा था, उसके घर वापस भेजना।
मिस्टीरियस आदमी एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ झुका और उसने वूसिये के भावों के बीच एक हल्का सा किस कर दिया। एज यू विश, उसने हंसी के साथ कहा। जो छोटी सी काली बिल्ली वूसिये के अंदर छुपी थी वो एकदम सदमे में थी। उसकी मालिक को अभी अभी बेचारे बना दिया गया था। जुन वूसिये ने महसूस किया जैसे उसका आसपास धीरे धीरे अंधेरे में ढल रहा हो। जब उसकी आंखें फिर से खुली तो उसने देखा कि वो एक गर्म और आरामदायक बिस्तर पर लेटी है जो एक शानदार रूम में था। एक सेफ्ट बालों वाले बुजुर्ग उनके बिस्तर के पास बैठे थे और जैसे ही उन्होंने देखा कि वो जाग गई है उनका चेहरा एकदम चमक उठा और उन्होंने जोर से कहा, पगल लड़की, तू फाइनली उठ गई। मुझे डरा मत पगाल लड़की, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास नहीं है? सोचती हो कि मैं कौन हूँ? मैं ऑलमाइटी लिन वंग हूँ। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, डरने की कोई बात नहीं। जून शियन ने गुस्से से कहा। दादाजी, वूशिये ने अपनी भवें सिकोड़ ली और इस शरीर की पुरानी यादें उसके दिमाग में तेज घूमने लागी। उसका सामने बैठे बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि की किंगडम के लिनवंग और उसके दादाजी जून सियन थे। जून सियन जिस कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट की बात कर रहे थे वो इस दुनिया का एक खास गण था। जब एक बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है तब एक कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट उसकी आत्मा के साथ एक बंधन बना लेती है। ये स्पिरिट आत्मा के अंदर सोई रहती है और बस 14 साल की उम्र होने पर जागती है। जब यह जागती है तो दाएं हाथ की अंगूठी वाली उंगली पर एक रिंग दिखाई देती है। हर व्यक्ति की कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट अलग होती है। किसी की एक शक्ति और हथियार बन सकती है तो किसी की एक शक्तिशाली जानवर के रूप में बदल सकती है। कुछ दिन पहले जुन वूसिये का 14वां बर्थडे था और उस दिन उसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना चाहिए था, पर कुछ भी नहीं हुआ और इस वजह से यूज एक वेस्ट का टैग दे दिया गया। इस दुनिया में जहां एक इंसान का भविष्य सिर्फ और सिर्फ उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट की शक्ति से तय होता है, वहां जो लोग बिना स्पिरिट के पैदा होते हैं उन्हें बेकार समझा जाता है। लेकिन जुन वूशिये ये बात मानने को तैयार नहीं थी। यूज कभी जिंदगी में इतना बड़ा सेटबैक नहीं मिला था। उसने 2 दिन तक बिना किसी से मिले अपने आप को अलग रखा। जुन शियन ये सोचकर परेशान हो गए कि उनकी अकड़ भरी पोती शायद इस दुख को झेल नहीं पाई और सुसाइड का सोच लिया होगा। लेकिन जुन वूशिये ने चुप रहकर सोचा, सुसाइड? आर यू किडिंग मी? इस शरीर की सारी यादें मिलने के बाद वूशिये को इस बात का सच किसी और से ज्यादा पता था कि ये सुसाइड बिल्कुल नहीं था। सच तो ये था कि 3 दिन पहले सेकंड प्रिंस ने यूज मिलने बुलाया था। पहले वाली जून वूशिये जो अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट की कमी को लेकर उदास थी, जब उसका प्यारा सेकंड प्रिंस यूज मिलने के लिए बोला तो वो तुरंत मान गई थी। यूज लगा कि शायद उसका प्रिंस यूज तसल्ली बिगड़ मत। लेकिन जब वो तय जगह पर पहुंची तो उसके सामने एक सुंदर राजकुमार की जगह एक ब्लैक मास्क पहने एक अनजान आदमी खड़ा था। वही आदमी था जिसने उससे घायल किया था और उससे गहरे गड्ढे में धकेल दिया था। अगर उस छोटी सी चट्टान के किनारे उगने वाले पेड़ न होते तो शायद आज उसके पास ये दूसरा मौका ही ना होता। ये सुसाइड नहीं बल्कि होमिसाइड था। जुन वूशिये के दिमाग ने तुरंत सिचुएशन को एनालाइज किया। चाहे वो काले मास्क वाला आदमी खुद सेकंड प्रिंस हो या ना हो, लेकिन इसके पीछे उसका हाथ जरूर था। जुन सियन ने किंगडम की सीमा को बढ़ाने के लिए अपनी इलीट आर्मी रुइलिन आर्मी का बड़ा योगदान दिया था। कोई भी उनसे पंगा लेना नहीं चाहता था जब तक कि उनकी मौत का कोई शौक ना हो। खुद एम्परर भी जून शियन के सामने तमीज से पेश आता था। हिज मैजेस्टी अब तक लिन पैलेस का खास ख्याल रखता था, लेकिन जून परिवार की गिरती हुई हालत साफ नजर आ रही थी। जुन कियन के 2 बेटे थे, पर एक मर चुका था और दूसरा अपाहिज हो चुका था। सिर्फ जुन वूशिये बची थी जो बस किताबों में घुसी रहती थी। ऐसे में जून परिवार का भविष्य काफी अंधेर दिख रहा था। आज का लिन पैलेस सिर्फ नाम का शेरशाह लगता था, क्योंकि जुन शियन खुद अब 70 साल के हो चुके थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा था, खासकर उस महायुद्ध के बाद जिसने उनसे उनका बड़ा बेटा छीन लिया और छोटे बेटे को अपाहिज बना दिया। ये सब दुख, तकलीफें और उम्र की वजह से उनकी तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। अब तो राज परिवार भी लिन पैलेस से अपनी असली नियत दिखाने लगा था। जुन वूशिये पर हुआ हमला भी शायद इसी रणनीति का हिस्सा था। लगता है सेकंड प्रिंस को अब लिन पैलेस की कोई परवाह नहीं रही, तभी इतनी हिम्मत दिखा रहा है, काले बिल्ली ने गुर्रा कर कहा। पहले उसे लगा था कि इसकी मालकिन एक अच्छी जगह पैदा हुई है, पर यहाँ भी जिंदगी के लिए लड़ना पड़ेगा। जून वूशिये ने हल्की सी भाव उठाई। छोटी काली बिल्ली तुरंत गोल मटोल हो गई और अपने छोटे छोटे पंजों के बीच सर छुपा लिया। जुन शियन ने सोचा कि उसकी पोती अब भी डर गई होगी, इसलिए उसने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की। प्यार भरी नजर से जुन वूशिये की तरफ देखा और बोला, सब ठीक है, बस तुम वापस आ गई हो, आराम करो और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो अपने भाई को बुला लेना। भाई? जून वूशिये ने यादों में खोज लगाई, पर उसे कोई भाई याद नहीं आया। जुन शियन के सिर्फ 2 बेटे थे, बड़े बेटा जो उसके पिता थे
और छोटे बेटा जो अब अपाहिज हो चुके थे। उसकी माँ ने तो उसके जन्म के कुछ समय बाद ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। फिर ये भाई कहाँ से आ गया? वू याओ, अंदर आओ और अपनी बहन का ख्याल रखो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, जुनचैन ने आवाज लगाई। दरवाजा धीरे से खुला और एक लंबा सुंदर शख्स अंदर आया। जुन वूशे ने अपने नए भाई को हैरानी से देखा। एक भगवान के शिल्प की तरह सुंदर चेहरा, गहरी काली रात जैसे आंखों का जादू, जैसे बस एक नजर से किसी का भी दिल जीत ले। हाँ, आदमी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। जुनचैन ने तसल्ली से सिर हिला दिया। उसने फिर से जून वूसे को अच्छे से आराम करने की सलाह दी और दोनों भाई बहन को अकेले छोड़ दिया। एक तरफ जून वूसे खाड़ी थी और दूसरी तरफ खड़ा था एक नूर से भरा हुआ जून वू याओ। अगले ही पल एक काली छाया तेज गति से जून वूसे के सामने आई। बिस्तर के पास एक छोटी सी काली बिल्ली चोंच दिखाते हुए हिस करने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ा संकट आ गया हो। जून वू याओ ने उस बिल्ली के तरफ एक नर्म लेकिन दिलचस्प नजर डाली, फिर आराम से आगे बढ़ा, कुर्सी खींचकर बैठ गया, पैर क्रॉस कर लिए और आखिर में अपनी गहरी नजर जून वूशे पर डाल दी। जून वूशे ने एकदम शांत चेहरे से उस चार्मिंग आदमी को देखा जो एक डेंजरस ऑरा एक्सुड कर रहा था। वही आदमी जो अपने आप को उसका भाई कह रहा था। लिन पैलेस के फैमिली रजिस्ट्रार में कभी भी जून वू याओ का नाम नहीं था। जो आदमी अब उस कुर्सी पर बैठा था वो वही आदमी था जिसे जून वूशे ने उस दिन केव में बचाया था। बस एक फर्क था, वो गहरी पर्पल आंखों वाली शख्सियत अब काली ऑब्सिडियन जैसे आंखों में बदल चुकी थी। तूने क्या किया? उसने एक ठंडी आवाज में पूछा, अपनी आंखों से सीधा उसके चेहरे को घुरते हुए। जून वू याओ ने एक साइड ग्लांस दिया, अपने थोड़ी को हाथ से सपोर्ट दिया, हल्का आईब्राउ उठाया और एक टीजिंग स्माइल के साथ उस लड़की की तरफ देखा जो इतनी ज्यादा प्रिजम्पचुअस थी। मैं तो बस अपनी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, उसने कैजुअली कहा। जरूरत नहीं है, जून वूशे ने तुरंत जवाब दिया। दुर्भाग्य से ये फैसला तेरे हाथ में नहीं है, जून वू याओ ने एक एनिग्मेटिक स्माइल के साथ कहा। जून वूशे की आंखें थोड़ी सी तीख हो गई। यह आदमी बहुत ही डेंजरस है, उसने मन ही मन सोचा। आखिर ये किस तरीके से लिन वंग जैसे महान इंसान को इतना बेकार बना सकता है कि वो इसे अपना पोता मान ले। तूने मेरे लिन पैलेस के लोगों के साथ क्या किया? जून वू याओ ने हल्का मुस्कुराया और अपने हाथ उठाए, जिसमें एक छोटी सी बाल जैसी कली सांप उसके उंगलियों से लिपटी हुई थी। दरमट, मैंने बस इन छोटी छोटी चीजों को उनके शरीर में भेज दिया है और उनकी यादों में हल्का सा बदलाव किया है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तू टेंशन मत ले। लिटिल ब्लैक कैट एकदम शॉक हो गया। ये क्या चीज है जो मेरे मलिक ने इस बार बचा लिया? उसका मन अंदर से चिल्लाने का मन कर रहा था। और ये काले बाल जैसे सांप, ये तो एकदम डेंजर लग रहे हैं। ये लोगों के शरीर में घुस भी सकते हैं और उनकी यादों को बदल भी सकते हैं। ये बिल्ली तेरा कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट है? जून वू याओ ने मजेदार तरीके से पूछा, ब्लैक कैट के एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व करते हुए। इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है, जून वूशे ने ठंडी आवाज में कहा। अरे तू मेरे साथ इतनी कोल्ड क्यों है मेरी प्यारी बहन? उसने हंसी के साथ पूछा। ये जगह तेरे लिए नहीं है, अब तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, जून वूशे ने साफ साफ कह दिया। जून वू याओ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी उंगलियों से उन सांपों को हिलाया जो अब हवा में डांस कर रहे थे। इतना रूथलेस मत बन, तूने मुझे बचाया और मुझे सिर्फ अपने दुश्मनों से बदला लेना है। अगर इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट भी तू नहीं मान सकती तो मुझे बस एक ही काम करना पड़ेगा। इन छोटी छोटी चीजों को तेरे लिन पैलेस के लोगों के शरीर से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। बस जब ये अंदर से फटेंगी तो पता नहीं लिन पैलेस का क्या होगा। तू मुझे धमकी दे रहा है? जून वूशे ने अपनी आंखें और तेज कर दी। बिल्कुल नहीं, ये बस एक रिक्वेस्ट है, उसने अपने लिप्स को कर्ल करते हुए कहा। रिक्वेस्ट? अगर मैंने ना बोला तो सबको मार देगा, इसे रिक्वेस्ट कहते हैं? जून वूशे के अंदर एक गुस्सा सा जाग रहा था। इतनी नर्वस मत हो, बस फिलहाल मेरे पास कोई और जगह नहीं है। जब वक्त आएगा मैं खुद ही चला जाऊंगा और तेरे एहसान का बदला भी चुका दूंगा। मैं वादा करता हूँ मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, जून वू याओ ने एक शांत मुस्कुराहट के साथ कहा। जब जाएगा तब सबको मार नहीं देगा? उसने ठंडी आवाज में पूछा। नहीं, जब मैं जाऊंगा मैं किसी को भी हाथ नहीं लगाऊंगा, यह मेरा वादा है। ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। जून वूशे ने दांतों ताले लिप्स दबा लिए। जून वू याओ ने बास कंधे ऊंचा दिए। जून वूशे ने समझ लिया कि इस डेंजरस इंसान से अभी छुटकारा मिलना नामुमकिन है, तो उसने अपनी आंखें बैंड कर ली और अब उस पर ध्यान देना बैंड कर दिया। लिटिल ब्लैक कैट ने देखा कि फिलहाल इसका मालिक
सेफ हैं तो एक हल्का सा सुकून का सांस लिया। वो फटाफट बिस्तर पर चढ़ गया और जुनवू शी के तकिए के कोने में गोल गोल होकर सो गया। लेकिन उसके पेयर ऑफ आइज एक सेकंड के लिए भी उस कुर्सी पर बैठे आदमी से नहीं हेट। ये आदमी बहुत बहुत डेंजरस है। ये सबसे ज्यादा डेंजरस इंसान है जो मैंने आज तक देखा है। जुनवू याओ ने देखा कि वो ऑलरेडी बेड पे बैठ चुकी थी। इसका मतलब उसने इस रिक्वेस्ट को मान लिया था। किस्मत से उसकी आजादी वापस मिल गई थी। जब आसमान ने उस पर मेहरबानी की थी तो वो भी अपनी खोई हुई चीजों को वापस पाने से पहले नहीं रुकने वाला था। अपना बदला लेने से पहले उसे अपनी ताकत वापस पूरी तरह से हासिल करनी थी। और इस सफर में उसको एक इंटरेस्टिंग लड़की मिली जो उसके बोरेपान का तोड़ बन सकती थी। वो दूसरे लोगों की तरह बिल्कुल भी बोरिंग नहीं थी। यहाँ रुकना मजेदार होगा। अगले कुछ दिनों तक रारे से रारे दवाइयां और पोशंस जुनवू शी के कमरे में भेजी गई। देश के सबसे अच्छे डॉक्टर्स भी उसके इलाज के लिए बुलाए गए। अगर उसके पास चॉइस होती तो वो अपना इलाज खुद करती। जब उसने देखा कि ये सेफ्ड बालों वाले डॉक्टर्स उसका इलाज कैसे कर रहे हैं तो उसका गुस्सा अंदर ही अंदर फूट पड़ा। ये सब क्वैक्स थे। हाँ, क्वैक्स। अगर इलाज उसके हाथ में होता तो ये चोट सिर्फ 10 दिन में ठीक हो जाती। पर इन डॉक्टर्स की बात सुनो तो 1 महीने से कम का वक्त तो सोचना भी मत। लेकिन क्योंकि चोट ज्यादा गहरी थी इसलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसको बस 1 महीना शांति से बर्दाश्त करना था। इस दौरान उसका दादा रोज उससे मिलने आता, उसकी तबीयत देखने के लिए। जुनवू याओ वो तो कभी कभी ही आता था। जब वो फाइनली इतनी ठीक हो गई कि अपने पैरों पे चल सके तब जुनवू याओ उसके कमरे के दरवाजे पर नजर आया। अब तो काफी बेहतर लग रही हो, उसने दूर से ही मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कोई शैतानी सोच रहा हो। मैं कपड़े बदलने वाली हूँ। जुनवू शी ने सीधा उसकी तरफ देखा, एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ। बस एक ही मतलब था, निकल लो। लेकिन कोई समझने के मूड में नहीं था। उल्टा वो आगे बढ़ आया और बिना किसी परमिशन के यूज उठा लिया। छोटी सी काली बिल्ली का फुर एकदम से खड़ा हो गया। अपनी मालकिन को छोड़ो, तुम शैतान, उसके दिमाग में चीखने लगा। बहन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है तो ये सब करना उसके लिए मुश्किल होगा। ऐसे वक्त पे भाई का फर्ज बनता है कि मदद करे। ये कहकर जुनवू याओ ने उसका पूरा इग्नोर किया और अपनी बहन को उठाकर बेड पे बिठाया। फिर अलमारी से एक साफ पैर कपड़े निकाले और सीधा यूज बदलने लगा। जून वूशे का दिमाग 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। वो बस वहां बैठी रह गई जब उसने उसके आउटर रोबेस हटा दिए। आज तक, छोड़ो पास्ट या प्रेजेंट, बिना किसी मेडिकल इमरजेंसी के उसने कभी किसी लड़के से फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया था। और ये आदमी ऐसे ही शुरू हो गया। उसकी आंखों में एकदम मौत वाली घूर देखने वाली नजर आ गई। लिप्स टाइट प्रेस हो गए। इस पूरे सीन में अगर कोई एक सही रिएक्ट कर रहा था तो वो थी छोटी सी काली बिल्ली। मेरी मालकिन का इतना बड़ा फायदा उठा रहा है ये, और वो कुछ बोल भी नहीं रही। अभी के अभी थप्पड़ मारो उसे। जुनवू शी बस वही बैठी रही, एकदम शॉक मोड में, बिना किसी रेजिस्टेंस के। उसकी इतनी शांति देखकर जुनवू याओ भी थोड़ा हैरान हो गया। पर कपड़े बदलने के बाद उसने एक टीजिंग सी स्माइल दी और बिना कुछ बोले उसे उठाया और दरवाजे की तरफ ले चला। हम कहाँ जा रहे हैं? जुनवू शी ने फाइनली एक शब्द निकाला। उसने हाथ से सिग्नल दिया और काली बिल्ली हवा में उछली, एक ब्लैक मिस्ट में बदल गई और उसके अंदर समा गई। हमारे पास एक मेहमान है, जुनवू याओ ने बोला, एक चमकती हुई मुस्कुराहट के साथ। लिन पैलेस के ग्रैंड हॉल में गेस्ट्स को चाय सर्व की जा रही थी। सेशन होस्ट कर रहा था एक अच्छा दिखता आदमी जो अपनी तीसरी दशक के शुरुआत में था। वो एक हल्की नीली रोबे पहने था लेकिन एक व्हीलचेयर पर बैठा था। कितनी अजीब बात थी कि इतना अच्छा इंसान मगर एक लंगड़ा निकला। उसके राइट साइड एक और आदमी बैठा था जो एक लाइट येलो सिल्क ब्रोकेड पहने था। वो काफी हैंडसम था और उसमें एक एरोगेंस का हवा था। उसके बगल में एक नरम नजर आने वाली सुंदरता थी जो सेफ्ट कपड़ों में शुभित हो रही थी। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सेकंड प्रिंस। वूशे अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा उसको आने में। व्हीलचेयर वाले आदमी ने अपने मेहमानों को नरमी से बताया। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि जुन शेन का सबसे छोटा बेटा जुन चिंग था। सेकंड प्रिंस मो कैनफी ने सिर्फ एक हल्का सा नोट किया बिना किसी एक्सप्रेशन के। हालांकि वो जुन वूशे का मंगेतर था, लेकिन यह पहली बार था जब वो उस मिलने आया था। और साथ में एक दूसरी लड़की भी ले आया था। जुन चिंग का चेहरा नेचुरली थोड़ा बिगड़ गया। थोड़ी देर बाद जुनवू याओ हॉल में आया। मोशन फे का इंडिफरेंट एटीट्यूड एकदम हवा हो गया और उसके माथा पे सिल्वाटीन पड़ गई। मोस्वेन फे को पूरे ची किंगडम का सबसे हैंडसम आदमी माना जाता था, लेकिन अब उसकी मंगेतर जुनवू शी एक ऐसे आदमी की बाहों में थी जो उसे भी ज्यादा
खतरनाक हैंडसम था। वूशे अभी भी रिकवरी मोड में थी, इस वजह से उसका पहले वाला गुलाबी चेहरा थोड़ा फीका लग रहा था। ये हल्का सा पेल कॉम्प्लेक्शन उसे एक खूबसूरत व्हाइट लोटस वाली वाइब दे रहा था। वो शंसी उस अजीब आदमी की बहन में थी। जो लड़की पहले थोड़ी रूडी और डोमिनेंट थी, अब एक डेलिकेट और चार्मिंग दुल्हन जैसी लग रही थी। मो स्वेनफी को जुन वूशे पसंद नहीं थी, ये तो पूरे किंगडम को पता था। उनकी शादी सिर्फ इसलिए फिक्स हुई थी क्योंकि लिन वांग के रुइलिन आर्मी का पूरा कंट्रोल था और उसको नाराज नहीं कर सकते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मो स्वेनफे खुश था अपनी मंगेतार को किसी और के साथ देखकर। ये कौन है? मो स्वेनफे ने गुस्से से पूछा। ये जुन वूयाओ है, वूशे का भाई। चुनचिंग ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। क्या? मो स्वेनफे का चेहरा एकदम बिगड़ गया। लिन पैलेस की 3rd जनरेशन में सिर्फ एक इंसान था, तो ये जुन वूयाओ कहां से टपक पड़ा? क्या लिन वंग ने पहले से ही रॉयल फैमिली के अगेंस्ट कोई प्लानिंग कर रखी थी? क्या ये एक सीक्रेट ट्रम्प कार्ड था जो उसने छुपा के रखा था? मो स्वेनफे की आंखों में शक उभर आया। नहीं, वूयाओ एक अनाथ है। मेरे पिता ने उसे बाहर से उठा कर पाला था। इस बार जब वूशे को गहरी चोटों का सामना करना पड़ा तो पिता की तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं भी मदद नहीं कर सकता था। इसलिए हमने वूयाओ को बुला लिया ताकि वो उसका ख्याल रख सके, जुनचिंग ने कामली समझाया। तो ब्लड रिलेशन नहीं था। मो स्वेनफे ने अंदर ही अंदर एक सग ऑफ रिलीफ लिया। उसको वैसे भी जुन वूशे से कोई लेना देना नहीं था। जुन वूयाओ और जुन वूशे अपनी सीट्स पर शांत होकर बैठ गए। वूशे ने सामने बैठे कपल को एक हल्का सा नजर डाली और मन ही मन हंसी। तो ये था वो लड़का जिसमें ओरिजिनल वूसी पगल थी। लेकिन उसके बगल वाली लड़की का कोई आइडिया नहीं था। इंपीरियल फादर को पता चला कि वूसी इंजर्ड है, इसलिए उन्होंने कुछ टॉनिक्स भेजे हैं। युनचेन यहीं आसपास थी, तो मैंने सोचा कि वो भी आके इंजरी चेक कर ले। युनचेन को मेडिकल नॉलेज है, तो अच्छा रहेगा अगर वो भी कंफर्म कर ले कि सब ठीक हो रहा है। मो स्वेनफे ने एक नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ कहा, लेकिन जैसे ही उसने युनचेन का नाम लिया, उसके चेहरे पे एक अलग सी नरामियत आ गई। उसकी आवाज भी सॉफ्ट हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अपनी जान से प्यारी चीज का जिक्र कर रहा हो। वो बदमाश छोटी काली बिल्ली ने जुन वूशे के दिमाग में गूंज दी। अपनी मंगेतर के सामने वो किसी और लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था। जुन वूशे जो अब तक चुप थी, आखिर बोल ही पड़ी। कोई जरूरत नहीं है, इस दुनिया के डॉक्टर्स ने उससे काफी परेशान किया है। जुन वूशे का इनकार सुनकर मो स्वेनफे और उसकी साथी का हंसता चेहरा एकदम गिर गया। मो स्वेनफे ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहा, युनशेन चिंग युन क्लैन के सॉवरेन की सीधी शिष्या है। चिंग युन क्लैन? जुन वूशे ने हल्की सी भावना उठाई और जुन चिंग के चेहरे पर भी हैरानी दिख रही थी। किंगडम ऑफ ची के बाहर कई बड़े साम्राज्य थे, जिनमें से एक था चिंग युन क्लान। ये पूरे महाद्वीप में मशहूर था और इलाज के क्षेत्र में पीढ़ियों से अवधिक रहा था। ये एक ऐतिहासिक जगह थी जो हर जमाने में महान वैद्यास पैदा करती थी, जिनमें से हर एक का नाम पूरे महाद्वीप में गूंजता था। सबसे प्रसिद्ध था उनका सॉवरेन, जो एक संत के समान समझा जाता था और जिसे हर राजा का सम्मान मिलता था। किंगडम ऑफ की अगर चिंग युन क्लान को नाराज करता तो नुकसान सिर्फ उसी का होता। पई युनशेन उस सॉवरेन की शिष्या थी जो दिखाता था कि उसका दर्जा क्लान में काफी ऊंचा था। जब मो स्वेनफे ने उसका परिचय दिया, बई युनशेन ने अपनी थोड़ी थोड़ी सी ऊपर उठाई, जिससे उसके चेहरे की सुंदरता और भी साफ नजर आने लगी, जैसे कोई अलौकिक सुंदरता हो। मैंने युनशेन को यहाँ बुलाने में काफी मेहनत की है, और वैसे भी वूशे का कोई कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट नहीं है। अगर इसका इलाज सही से ना हो तो इसका क्या होगा? चाहे हम दोनों एक साथ ना हो सकें, पर एक पहचान या दोस्ती के तौर पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी मदद करूं। मो स्वेनफे ने आखिर अपना इरादा साफ कर दिया। जुनचिंग का चेहरा एकदम काला पड़ गया। पहले मो स्वेनफे ने जुन वूशे से सगाई सिर्फ लिन पैलेस की सेना शक्ति की वजह से की थी, लेकिन अब जब उसके पास एक और भी मजबूत सहारा मिल गया तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। जुनशेन की सेना शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर वो चिंग युन क्लैन का मुकाबला नहीं कर सकती थी। मो स्वेनफे का इरादा एकदम साफ था, वो ये सगाई तोड़ना चाहता था। क्या इसका मतलब ये है कि सेकंड प्रिंस हमारी वूशिए से सगाई तोड़ना चाहते हैं? चुनचिंग ने अपनी व्हीलचेयर को इतना जोर से पकड़ा कि उनकी उंगलियां सेफ्ट पड़ गई। ये काफी अफसोस की बात है, पर सच ये है कि मुझे वूशिए के प्रति कभी कोई भावना नहीं थी। मैंने बस एक कोशिश की थी कि शायद हम एक दूसरे को समझ सकें और आगे बढ़ सकें, पर इतना समय बीतने के बाद भी मुझे इसके लिए कुछ महसूस नहीं होता। और जब ये तय हो चुका है कि इसका कोई कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट नहीं है, तो हमारी तकदीर अलग है। मो स्वेनफे ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, एक देश का राजकुमार होके वो एक ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता था जो न सिर्फ अकड़ रखती थी बल्कि एक बेकार भी थी। उसने जुन वूशिए की एक एक कमजोरी सबके सामने रख दी।
उसकी मोहब्बत, उसका बेकार होना और सारा इल्जाम उस पे डाल दिया, जैसे ये सब उसकी गलती हो। चुनचिंग का पहले से ही सेफ्ट पड़ा चेहरा और भी काला पड़ गया। उसके दिल में सिर्फ एक ही सोच चल रही थी कि वो कितना बेकार था। अपनी अपहिजता की वजह से वो अपनी भाटीजी को खुद उसके घर में भी सुरक्षित नहीं रख पा रहा था। क्या लिन पैलेस इतना कमजोर हो गया था? जुनचिंग को लगा कि वुशिये अब रो पड़ी होगी। उसको पता था कि उसकी भातीजी मो शुआनफे के लिए कितनी दीवानी थी, और अब जब उसे इतनी बड़ी बेइज्जती झेलनी पड़ी, वो कैसे सह पाएगी? लेकिन जो उसने देखा, उसने उसको एकदम झटका दे दिया। कोई रोना धोना या ड्रामा नहीं था। वुशिये बिल्कुल शांत थी। एक उदासीन और ठंडी हवा जैसे माहौल में मो शुआनफे और बै युनशेन को एक नजर देखकर बस हल्का सा मुस्कुरा दी। वो गुस्सा नहीं हुई, बस इतना ही। जून वुशिये ने उनको एकदम बेपरवाह नजर से देखा। उसकी शांति सिर्फ जूनचिंग ही नहीं, बल्कि मो शुआनफे को भी शॉक कर गई। ये तो उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग था। जब उसने सगाई चाहिए थी तो अपने पूरे दम से हर तरीका अपना लिया था, अपने दादाजी की पोजीशन तक का फायदा उठाया था, सिर्फ मो शुआनफे को मजबूर करने के लिए। लेकिन अब जब उसने खुद सगाई तोड़ने का अनाउंसमेंट किया, तो उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वुशिये, अलग रहो मुझसे। युनशन तुम्हें ठीक करेगी और हम एक दूसरे के उधार से फ्री हो जाएंगे। मो शुआनफे ने अपनी आंखों को थोड़ा सहलाया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब यह लड़की क्या प्लान बना रही है। वुशिये ने युनशियन की तरफ देखा, जैसे कोई आइटम का इंस्पेक्शन कर रहा हो। फिर उसके होठों पे एक हल्का सा स्माइल आया। दुनिया बहुत बड़ी है, थोड़ा बाहर घूम लो, वुशिये ने हल्की सी टीजिंग टोन में कहा। क्या मतलब? मो शुआनफे कंफ्यूज हो गया। वुयाओ बास हंसी दबाते हुए बोला, मेरे ख्याल से उसका मतलब है कि अब सीधा निकल लो। उसकी आंखों में नामी थी, जैसे जोर जोर से हंसने से बच रहा हो। मो शुआनफे का चेहरा तुरंत लाल हो गया। चाहे तुम इस सगाई से न मानना चाहो, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। महाराज का हुक्म तैयार हो चुका है और कल पूरा देश इसके बारे में जान जाएगा। तब तक बै युनशन, जो अब तक चुप थी, फाइनली एक हल्की और मीठी आवाज में बोली, मिस जून, मेरे गुरु ने कहा था कि हर जीवन का एक अंत होता है। कुछ चीजें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तुम्हारी हालत देखो, इस हालात में तुम्हें ये शादी और आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। उसके शब्दों में एक मीठा मास्क था, लेकिन अंदर अंदर एक तिखापन भी। सीधा सीधा कह रही थी, बेशरम मत बनो, मो शुआनफे से चिपकना बैंड करो। ये क्या बकवास है मलकिन? यह लड़की तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। छोटा काला बिल्ली गुस्से से गुर्राया। मुझे नींद आ रही है। वुशिये ने एक जबरदस्ती का थाकामंदा एक्सप्रेशन दिया, जैसे यह बकवास सुनकर उसका एनर्जी ही चूस लिया हो। उसने सीधा मो शुआनफे और बै युनशन की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं समझी। सीधा वुयाओ की तरफ देखा। वुयाओ एकदम कैजुअली उठा, अपनी बहन फैलाई और वुशिये के छोटे से शरीर को अपनी बाहों में उठा लिया। फिर बिना पीछे देखे हॉल से निकल गया। मो शुआनफे का चेहरा एक सेकंड के साथ और काला पड़ता गया। वुशिये ने पहले कभी उसको इग्नोर नहीं किया था, लेकिन आज जैसे वो उसकी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। रात काफी हो गई है, मेहमान लोग अब वापस चले जाओ, जुनचिंग ने ठंडे लेकिन तीखे शब्दों में कहा। अगर ये लोग इतने खास ना होते तो वो कब का इनको धक्के मार के निकाल चुका होता। मो शुआनफे कुछ बोलने वाला था, लेकिन बै युनशियन ने एक नखरे से भरपूर चेहरा बनाया और उठ खड़ी हुई। मो शुआनफे ने बस चुपचाप उसका पीछा किया। जैसे ही हॉल खाली हुआ, जुनचिंग का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। लिन पैलेस कब से इतना मजबूर हो गया कि लोग आके इस तरीके से इंसल्ट कर सके? मो शुआनफे की हरकतें क्लियर थी। राज परिवार अब लिन पैलेस को कोई इज्जत नहीं देता। दूसरी तरफ वुयाओ अपनी बाहों में वुशिये को उठाए जा रहा था और उसके होठों पे एक प्लेफुल स्माइल थी। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? उसने नीचे देखा। बिल्कुल क्लियर था कि सेकंड प्रिंस सिर्फ दिखावा करने आया था, लेकिन वुशिये का एक पल के लिए भी मूड खराब नहीं हुआ। उसने हल्का सा सिर उठाया और वुयाओ की आंखों में देखा। वो आंखें जो रात की तरह शांत थी, लेकिन अंदर कई सवाल छुपाए हुए थी। वुयाओ का स्माइल और गहरा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या सोच रहा था ये आदमी? कोई नहीं जान सकता था। वुशिये, तुम्हारी सहनशीलता तो कमाल की है। आई एम हंग्री। वुशिये की मैं प्रायोरिटी थी जल्दी से ठीक हो जाना। अगर उसने उन बेकार डॉक्टर्स को और वक्त दिया, वो सोच के ही उसका दिल धड़कने लगता था। वुयाओ ने उसे सर्वेंट्स के हवाले कर दिया और चुपके से चला गया। लिन पैलेस से निकलते वक्त बै युनशन का चेहरा पूरी तरह से गुस्सा था। मो शुआनफे ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया।
अगर तुम ना कहते तो क्या मुझे वहां जाना पड़ता? वो समझती क्या है अपने आप को? हाइग्योसियन ने ए पीने ने के होंतोंग को काटते फेंका हुआ। चिंगुन क्लैन के सॉवरेन की डिसाइपल होने के नाते जितने लोग उसे मिलने के लिए आते, उनका काउंट एक ड्रैगन जैसे था, पर मो शुआनफे के कहने पर अपनी मजबूरी के बावजूद वो वहां गई थी और रिजल्ट, उसे बाहर निकाल दिया गया। ऐसे इज्जत की बेइज्जती उसने कभी नहीं झेली थी। युनशियन, ऐसे बेकार चीज के लिए अपनी ताकत क्यों जाया कर रही हो? मो शुआनफे ने उसे मनाने की कोशिश की। चाहे कुछ भी हो, तुम एक किंगडम के प्रिंस हो, किसी और के सामने अपना सिर झुकाना तुम। बै युनशियन ने थोड़ा गुस्सा दिखाया। मो शुआनफे का चेहरा शर्म से लाल हो गया। गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे लिए बदला जरूर लूंगा, उसने उसे तसल्ली दी। बै युनशियन ने थोड़ा मुस्कुराया। यह वादा मत भूलना, उसने उसे देख कर कहा। बिल्कुल, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा। मो शुआनफे ने शुक्रिया का एक नशा महसूस किया। उसे थोड़ा खुश करने के लिए मो शुआनफे पैलेस वापस नहीं गया। इसके बजाय वो उनके साथ एक सफर पर गया ताकि बै युनशियन को खुश कर सके। सिर्फ जब उसने सी ऑफ फ्लावर्स में सूरज डूबते देखा और मुस्कुराया, तब वो वापस शहर गया। रात को वापस आते वक्त मो शुआनफे ने युनशियन का हाथ पकड़ा और दोनों एक दूसरे पर झुके हुए थे। कैरेज अचानक रुक गया। वो काफी तेजी से चल रहा था और रुकते ही दोनों अपनी जगह से गिरने ही वाले थे। क्यों रोका? मो शुआनफे ने गुस्सा दिखाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब वो बाहर जाके उन्हें दांतने गया तो उसने देखा एक शख्स शाम के अंधेरे में अपने आप को खड़ा किए हुए है और जलती हुई टॉर्च की रोशनी उसका चेहरा नहीं दिखा पा रही थी। कौन है वहां? मो शुआनफे ने धीरे से पूछा, घबराहट के साथ। इसी वक्त बै युनशियन भी कैरेज से निकाल गई थी। आगे की टीम ने धीरे धीरे वो अजनबी को देखना शुरू किया। जब उस शख्स ने अपने हाथ खोलकर फिस्ट बनाया, एक पल में उन सब बॉडीगार्ड्स के शरीर एक साथ फट गए। खून हर जगह फैल गया। बै युनशियन ने जोर से चीखा जब खून उसके खूबसूरत कपड़ों पे गिर गया। टॉर्च की रोशनी जमीन पर गिर गई और आसपास का माहौल एक आंधी जैसे हो गया, जिसमें एक लाश के दहशत से भरे हुए लोग खड़े थे। रात के सफर के बीच में एक तन्हा शख्स एक कदम पीछे हट गया। अफसोस, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, उसने छुप कर कहा। छोटी काली बिल्ली जुनवूशिए के गोद में आराम से लहती हुई थी, अपनी मालिक की तारीफ सुनने में मजा ले रही थी। मिस्ट्रेस, यह लिन पैलेस इतना सेफ नहीं लग रहा, हमें यहाँ से निकाल जाना चाहिए, छोटी काली बिल्ली ने गुनगुनाते हुए कहा। आज जो कुछ हुआ उसे ये दिख गया कि लिन पैलेस ज्यादा देर तक अपने पांव पे खड़ा नहीं रह सकता। रॉयल पैलेस के एक्शंस पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। हम कहीं नहीं जा रहे, जुनवूशिए ने कैजुअली जवाब दिया। यह दुनिया उसकी पुरानी जिंदगी से अलग थी, और अगर लिन पैलेस धीरे धीरे गिर रहा था, तब भी अभी के लिए यह सबसे सेफ जगह थी। लिन पैलेस का मैन पावर जुनशियन है। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं उसे आसानी से मरने नहीं दूंगी। जुनवूशिए ने अपने होंतों को थोड़ा छुपाया। जो भी वो प्रोटेक्ट करना चाहती थी, वो कभी फेल नहीं होता। यह बॉडी काफी वीक है और ये कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट भी नहीं है। अगर होता तो इस दुनिया में जीना थोड़ा आसान होता। कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट क्या होता है? छोटी काली बिल्ली को इस दुनिया का कुछ पता नहीं था। जुनवूशिए ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने रिंग फिंगर को दिखाया। सुंदर, नरम और सेफ्ट जाड़े की तरह चमकता हाथ, आमतौर पर 14 साल की उम्र तक। राइट हैंड के रिंग फिंगर पर एक रिंग का निशान आता है, लेकिन उसके फिंगर पर कुछ नहीं था। मियाओ, काली बिल्ली ने उसके डेंटी फिंगर्स को अपने फूलों जैसे हाथों से पकड़कर धीरे से उसके फिंगर को छूना शुरू किया। सडनली उसके आंखों में कुछ अजीब सा था। मिस्ट्रेस, तुम्हारे उंगली पर कोई अजीब शक्ति लगती है। क्या तुम सुरे हो कि ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट नहीं है? काली बिल्ली को थोड़ा स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस महसूस हुआ। जुनवूशिए ने अपने आईब्राउज थोड़ा उठाए, अपने हाथ के रिंग फिंगर को मसाल कर कुछ महसूस किया। उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन जब उसके उंगली के आसपास छोटा सा स्पिरिचुअल पावर महसूस होता था, तो उसका दिल एक्साइटेड हो गया। सडनली एक रोशनी की चमक हुई जो पूरी कमरा को रोशन कर गई। एक सेफ्ट कमाल जो सिल्वर लाइट से घिरा हुआ था, हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। मियाओ, आजब फूल है ना? काली बिल्ली ने अपनी आंखें झांककर जुनवूशिए को देखा। कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट्स दो प्रकार के होते हैं, या तो वो हथियार बन जाते हैं या फिर पावरफुल बीस्ट्स में बदल जाते हैं। पर जुनवूशिए का स्पिरिट एक सेफ्ट कमाल निकला। प्लांट कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट्स का नाम भी पहली बार सुन रहा था। जुनवूशिए ने ध्यान से अपना हाथ बढ़ाया और सेफ्ट कमाल धीरे से अपने हाथ में उठाया। जब वो कमाल को देख रही थी,
तब एक दस्तक हुई। एंटर, उसने थोड़ा इम्पेशेंट होकर कहा। जुन वुयाओ अंदर आया, धीरे से दरवाजे पर लींट किया, हाथ में एक बोल भर के दवा लेकर। टाइम आ गया है तुम्हारी दवा लेने का। जुनवुशे ने उसकी तरफ देखा जब वो उसके सामने बैठा और बहुत स्मूथली और प्रैक्टिस के साथ अपनी खुद की हाथ से उसे दावा दी। जुनवुशी के लिए वो एक्शंस ज्यादा सोचने लायक नहीं थे, क्योंकि वो बस ये समझ रही थी कि वो अपनी शुक्रिया अदा कर रहा है। जन्म से ही वो सीक्रेट विला में 10 साल तक रही थी, एक नईव और मासूम बच्ची से लेकर अपनी नौजवान उम्र तक। उसे बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा समझने का मौका नहीं मिला। दूसरों के साथ कैसे पेश आए ये सोचने का वक्त कभी नहीं था। उस वक्त के दौरान सिर्फ कई मेडिकल बुक्स और इल्मी मालूमात उसके ज़हन में भर गई थी, और उसका सिर्फ एक ही रिश्तेदार था जो उसे पहाड़ों में बंधा कर रखता था। इसलिए दुनिया के तरीकों से उसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। जुन वुयाओ थोड़ा झुक गया, एक हाथ उसकी बैक पे रखकर उसे सपोर्ट किया और दूसरे हाथ में दवा का बोल लेकर धीरे धीरे उसे दवा दे रहा था। जब वो झुका, जुनवुसिए का चेहरा थोड़ा सा मुस्कुराया। मैं खून की बू बिल्कुल नहीं पसंद करती, उसने थोड़ी नफरत के साथ कहा। जुन वुयाओ ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जुन वुशे ने फिर धीरे धीरे दवा पी। जैसे ही जुन वुयाओ ने खाली बोल उठाया और कमरा छोड़ा, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। उसने अपना हाथ अपने स्लीव पर लगाया और एक हल्की सी खून की बू महसूस की। पहले वो ध्यान से कोशिश कर रहा था कि अपने आप को खून से बिल्कुल भी दाग ना लगा ले। शायद अगले दफा मुझे पहले नहाना पड़ेगा। जुन वुयाओ की वजह पे एक थोड़ा सा मजाक भरी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों में कोई भी जज्बात नहीं थे, बस गहराई थी। अगला दिन सुबह ये खबर इंपीरियल सिटी में जल्दी से फैल गई थी। कल रात सी ऑफ फ्लावर्स से वापस आते वक्त सेकंड प्रिंस और उसकी पूरी जहाज की गार्ड को एक राजी ग्रुप ने हमला कर दिया था और उनकी सारी गार्ड्स मार डाली गई थी। सेकंड प्रिंस ने दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जान और एक खूबसूरत लड़की की जान बचाई। ये बात एम्परर को गुस्सा दिलाई थी और उन्होंने पूरी तहकीकत का हुक्म दिया। साथ ही उन कल्प्रिट्स को ढूंढने के लिए बड़ी इनाम रखी थी जो सेकंड प्रिंस पर हमला करने की हिम्मत रखते थे। इंपीरियल सिटी में एक बड़ी हलचल मच गई थी। हर तरफ इस बारे में बातें हो रही थी। सबको मालूम था कि सेकंड प्रिंस और लिन पैलेस की जुन वुशे की शादी का रिश्ता था। लेकिन जब सेकंड प्रिंस पर हमला हुआ, उस रात वो लड़की जो उसने बचाई थी वो उसकी फियांसे जुन वुशे नहीं थी। इसका मतलब था कि उस दिन के दौरान वो दूसरी औरत के साथ सी ऑफ फ्लावर्स गया था। जुन वुशे थी एक बदमाश। सबको मालूम था कि लिन पैलेस की यंग मिस कितनी जिद्दी और अहंकारी थी। हमेशा शहर में कोई ना कोई मसला बनाई रहती थी। लोगों का यह अंदाजा था कि सेकंड प्रिंस पर हमला करने वाले लोग जुन वुशे ही थी। आखिरकार उसका फियांसे दूसरी लड़की के साथ गया था और कोई भी नॉर्मल औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, और जुन वुशे जैसे बदमाश तो बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक सुबह में इंपीरियल सिटी में शोर मच गया था। ये अंदाजा दिया जा रहा था कि सेकंड प्रिंस पर हमला जुन वुहे के हिसाब से किया गया था। जैसे ही शादी का रिश्ता टूट गया, लोगों को यह पक्का हो गया कि यह सब जुन वुशे की वजह से था। इंपीरियल सिटी में जुन वुशे का नाम सबकी जुबान पर ऐसे चुका था जैसे कि वो सबसे खतरनाक और शिकार करने वाली औरत हो। जब ये सब गॉसिप्स और रूमर्स फैल गए, उस वक्त वो अपने कमरे में अकेले बैठी थी और अपनी व्हाइट लोटस कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट के बारे में घूर कर रही थी। लिन पैलेस के स्टडी में जून शियन का चेहरा लाल हो गया था। वो अपने गुस्सा दाबाकर एडिक्ट को तोड़कर फेंकने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, बहुत अच्छा। अब जब मैं बुढ़ा हो गया हूँ तो हर कोई समझता है कि वो मेरी पोटी को दबा सकते हैं। उसने अपने कांधे पर एडिक्ट की पर्चियां थमाकर दिमाग से सोचा। जुनशिंग को उस दिन के दिन की सब बातें बताई गई थी और उसने सोचा था कि ये इंपीरियल एडिक्ट जल्दी आएगा, लेकिन इस वक्त पे आना ज्यादा चकित करने वाला था। अगर ये एडिक्ट इतने वक्त पे आता है तो लोग समझते हैं कि जुन वुशे ने सेकंड प्रिंस पर हमला किया है। जुनसियन को यह सब देखकर लग रहा था कि उनकी पोती को खतरा हो रहा है। इस वक्त मुझे ये क्या मिल रहा है, खुद ही तो पूरी दुनिया के लिए जान दे दिया था। अगर वो बैटलफील्ड पर वापस आ सकते, चाहे उन्हें चिंग युन क्लैन का सामना भी करना पड़ता, तो उनके हिस मैजेस्टी कभी भी लिन पैलेस के साथ इतनी बेइज्जती नहीं करते। सालों से जुनसियन अपनी ज्यादा मिलिट्री मेरिट को समझ रहा था और जैसे जैसे रुइलिन आर्मी को कम किया जा रहा था, किसने जाना था कि ये सभी इस हाल तक पहुंच जाएगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक जून वुशे को बचाने की कोशिश करूंगा। कोई भी उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। उसने आंखों में चमक के साथ कहा, मैंने अपना बेटा खो दिया है। मैं उसकी बेटी को नहीं खोना चाहता। वो मेरा एक ही बेटा का प्रेशियस पोता है। रात के गहरे अंधेरे में ये पिता बेटा अपने स्टडी में धीरे से बात कर रहे थे, अपने परिवार के मुश्किल हालात पे चर्चा करते हुए। दरवाजे के पास दो सिलुएट्स खड़े थे। जून वुशे चुपके से सुन रही थी और दरवाजे की तरफ देख रही थी। दादाजी,
उसके पहले वाले दुनिया में उसके उस दादाजी ने उसे 10 साल से ज्यादा कांधों से अंधेरे में जीने पर मजबूर किया था। सफर का क्या मतलब होता है, डिस्पेयर का क्या मतलब होता है, उसने ये सब खुद समझा था। लेकिन इस बॉडी वाले दादाजी का प्यार कुछ ऐसा था जैसे अंधेरे में रोशनी। जब वो पहली बार उससे मिली थी तो उसने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा प्यार और चिंता दिया था, जिसे वो समझ नहीं पाई थी। ये उसने कभी नहीं महसूस किया था। जब भी उसने कुछ इंटरेस्टिंग देखा तो पहला काम उसने ये किया कि उसे उसके कमरे में भेज दिया। अगर उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी उदासी थी तो वो उसे खुश करने के लिए हर तरीका अपनाने की कोशिश करता। अनजाने में उसने उससे ज्यादा बात करने से बचने की कोशिश की थी, क्योंकि उसके अपने पुराने याद दादाजी से बिल्कुल अलग था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसके लिए इतना करेगा। और लिन पैलेस, जो रॉयल फैमिली के प्लान्स को हमेशा नजरअंदाज करता आया था, उसने अपनी वफादारी दिखाई थी। उसने ये सोचा था कि जो साल भर की सेवा उसने की थी वो कभी बेकार नहीं जाएगी। लेकिन इस बार जब उसकी पोती की तरफ तीर उठाया गया तो उसकी अंधी वफादारी धीरे धीरे टूट गई थी। अपनी पोती के लिए वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार था। उसकी धीमी धड़कन अभी भी थोड़ी सी तेजी से चल रही थी। उसने अपनी स्कर्ट को धीरे से थमा। हर दादाजी को ऐसे ही होना चाहिए, उसने अपने भावों को समझते हुए थोड़ा झुका हुआ चेहरा बनाते हुए पूछा। जुनवू या उसके पले चेहरे को देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे क्या बात थी जिससे उसका चेहरा अब सडनली एक्साइटेबल हो गया था। अब भी अंदर जाना चाहती हो? उसने जरा क्यूरियस होकर उससे पूछा। नहीं। उसने अपना सर हिलाया और उसकी आम शंती भारी चेहरे पर एक गर्म सी मुस्कान थी। उसे पहले ये बात अपने दादाजी के साथ डिस्कस करनी थी कि वो अपने इलाज के लिए खुद कुछ करे, लेकिन उसने जो सुना था वो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। वो स्टडी के अंदर से निकाल गई क्योंकि अब उसे कुछ शांति की जरूरत थी ताकि वो सब कुछ सोच सके। जैसे ही वो स्टडी के बाहर निकालती है, उसकी आंखों में घम और हल्का सा ताना था, और जुनवू याओ के आंखों में भी एक डार्क पर्पल ग्लिंट था। वो समझ रहा था कि ये मोनार्क्स काफी अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। उन्हें मरने का मन था, लेकिन अगर उन्होंने ये सब कुछ इस तरह से किया तो वो यूज भी मुश्किल में डाल देंगे। उसका किलिंग इंटेंट धीरे धीरे छुप गया। चलो देखें। जब वो अपने कमरे में वापस गई तो छोटा सा काला बिल्ली तुरंत उसके कंधे पर आ गया और अपने पिछवाड़े से उसके गाला को प्यार से रुब करने लगा। हर दादाजी को ऐसे ही होना चाहिए। उसने अपनी आंखों में खुद से छुपते हुए वो प्यारी सी मुस्कान छुपी रखी थी और अपने चेहरे को ब्रॉन्ज मिरर में देखा। नॉर्मल रिश्तों में वैसे ही होना चाहिए। काला बिल्ली अपना पूरा तेल हिलाता हुआ बोला। यही वो था जो उसको समझता था कि दादाजी का क्या मतलब है। सच में उसकी आंखें धीरे से नीचे झुकी और उसने अपने चेहरे को छुपाकर अपने दिल को थामा। उसके अंदर एक गरम और प्यारा फीलिंग फैल रही थी जो कभी महसूस नहीं की थी। थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी गरम। उसे ये बहुत पसंद आया। जुनवू याओ ने एक बार उसे पूछा था कि जब मो शुआनफे और बैयुन सेन शादी तोड़ने आए, क्या उसे गुस्सा आया था? उसके दिल में जवाब था, क्यों गुस्सा आई? उसके लिए इस बॉडी का गुरूर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही लिन पैलेस से कोई गहरा रिश्ता था, इसलिए उसे गुस्सा होने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन अब सब कुछ अलग हो गया है। जुनशे का आवाज उसकी यादों में गूंज रही थी। उसका बार बार दावा खाने की बात करना, वो थोड़ी थोड़ी मजाक करना जब वो उसे हंसाने की कोशिश करता, ये सब उससे अजनबी लग रहा था। वो मेरा दादाजी है, उसने अपने आप से कहा और अपने छोटे से चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान दी जो बर्फ और ठंड को भी पिघला देती थी। अल्लाह ने उसे अपने गुरूर की वजह से एक कॉम्पेंसेशन दिया था, उसे किसी के प्यार और सुरक्षा का एहसास दिलाने का मौका। वो जरूर अपनी नई मिलाई हुई खुशी को बचाकर रखेगी। मैं लिन पैलेस अपने आप को या अपने दादाजी को कुछ होने नहीं दूंगी। उसने अपनी आंखों को शिद्दत से सूखा। पहले कुछ भी उसके लिए अहमियत नहीं रखता था, लेकिन अब चीजें बदल गए थी। टॉट डैड लिन पैलेस अब मुश्किल में है और इसे बचाने के लिए उसे कुछ जरूरी कदम उठाना होगा। चीजें उतनी सिंपल नहीं थी। मेरी व्हाइट लोटस, आखिर क्या हो तुम? उसने अपने हाथ से हल्का सा रिंग स्पॉट को छोटा सा ढूंढा और जैसे हाय वो अपनी उंगली से इसके पेटल को निकाल रही थी, आउच! डार्ड डार्ड डार्ड, एक हल्की बची सी आवाज सुनाई देने लगी और उसके आसपास का माहौल धीरे धीरे मिस्ट से भरा गया। जैसे जैसे वो मिस्ट धीरे धीरे थोड़ा सा छनता, एक छोटा सा लड़का फ्लोर पर बैठे हुए दर्द से अपना हाथ पकड़ के रो रहा था और जुन वूशे की तरफ देख रहा था। म्याओ, बिल्ली का दिल डर से थोड़ा सा धड़क गया और वो उसे गिरने के डर से अपनी जगह पे रुक गया, अपने दोनों पांव वापस उसके कंधे पर। Where did this little thing pop out from? उसकी डेलिकेट छोटी सी चेहरे और बड़ी वाटरी आंखों में ग्रीवेंस था। वो जून वूशे को ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई गलत काम किया हो। मॉन्स्टर, ब्लैक कैट ने जोर से कहा
वो छोटे से लड़के को घूर रहा था। मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। छोटा लड़का अपने ही आउटबर्स्ट से चौंक गया और अपने उंगलियों को हिलाने लगा। तू कौन है? जुनवूशे ने बेशर्म देखते हुए उसे पूछा। उसे बाहर निकाल दो, ये तो डेफिनेटली मॉन्स्टर है। ब्लैक कैट का तो बिल्कुल होश उड़ गया था। जब से वो इस दुनिया में आए थे, अजीब और बिजार चीजें हो रही थी। जब छोटे लड़के ने सुना कि उसे बाहर निकाल देना चाहिए, तो वो तुरंत रो पड़ी। मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, तुम मुझे कैसे बाहर निकाल सकते हो? मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट हूँ। कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट? तुम अपने अपने कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट को कैसे बाहर निकाल सकते हो? वो रोते हुए बोला और अपनी बड़ी आंखों से जुनवूशे को देखने लगा। आंसू उसके चेहरे से गिर रहे थे और अचानक कमरा एक गहरी लोटस की खुशबू से महका गया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट्स इंसान में बदल सकते हैं। जुनवूशे ने थोड़ी सी कड़वी आवाज में जवाब दिया। उसका खूबसूरत चेहरा बिल्कुल भी न ढीला नहीं हुआ। छोटा लड़का अपना मुंह खोला जुनवूशे को जैसे बेकार से देख रहा था। मैं वकाई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मानती तो मैं अपना असली रूप दिखा सकता हूँ। फिर वो धीरे धीरे उठकर अपने आंसू को दबाता हुआ बिना किसी ट्रेस के सडनली एक खूबसूरत सेफ्ड लोटस के रूप में बदल गया जो हवा में तैर रहा था। जुनवूशे ने अपनी सोच को कैसे व्यक्त करे, इस बात पर वो भी हैरान हो गई थी। पूफ सेफ्ड लोटस एक बार फिर गायब हो गया और छोटा लड़का वापस वही आ गया। उस लम्हे में जुनवूशे को अपने पुराने दुनिया के मैजिशियंस याद आ गए। अब तुम्हें यकीन हो गया? छोटे लड़के ने अपने हिसाब से जुनवूशे के चेहरे पर नजर डाली, जबकि वो ये भी जानता था कि वो स्पिरिट वर्ल्ड में बाकी स्पिरिट से काफी अलग है। पर वकाई वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट है। जुन अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट को धीरे धीरे देखती थी। सेफ्ड लोटस जो कहने के लिए काफी मुश्किल था। पहले तो उसने कभी सुना भी नहीं था प्लांट कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट के बारे में, लेकिन अब उसका रूप भी बदलने लगा। लेकिन उसके छोटे हाथ और पैर देखकर ये सोचना भी मुश्किल था कि अगर दूसरे लोग उसे मार दें तो वो तुरंत मार दिया जाएगा। वैसे ये अब भी बेकार है। जुनवूशे ने अपनी ख्यालों में मस्कुरेट हुए अपने आप से कहा, थोड़ा सा गुस्सा होते हुए, कि ये उसका आइडियल कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट नहीं है। जुनवूशे के इस बेहिसाब शब्दों के बाद छोटा लोटस फिर से आंसू से भर गया। स्निफ, कृपया मुझे वापस न भेज दो। मैं काफी यूजफुल हूँ। मैं वकाई यूजफुल हूँ। छोटा लोटस अपने मास्टर की नफरत को महसूस करते हुए अपनी तंग पर अपना छोटा सा पैर रखते हुए आंखों से आंसू गिरेटे हुए बोला, मुझे वापस भेजना? कहान? जुनवूशे ने जवाब दिया, जैसे लिटिल लोटस की बातें उससे जागा दी गई हो। जब एक बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है तो कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट्स इंसान के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं और वो स्पिरिट दुनिया में सोए रहते हैं और 14 साल के बाद ही जगते हैं। सिर्फ मौत के मामले में उनको अलग किया जा सकता है। हर इंसान एक ही कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट से अपनी जिंदगी भर का रिश्ता बना सकता है, तो चाहे उसका कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट बेकार हो, उसके पास और कोई विकल्प नहीं है और वो इससे बाहर नहीं कर सकता है। स्पिरिट वर्ल्ड, छोटे लोटस ने दुखी होकर जवाब दिया। यह तुम कहाँ से आए हो? जुनवूशे ने पहली बार सुना था इस जगह के बारे में। छोटे लोटस ने हाँ में सिर हिला दिया। डर से जुनवूशे के सामने आके बोला, अवेकनिंग के पहले कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट वर्ल्ड में रहते हैं। अगर इंसान मर जाता है तो हम वापस वहां चले जाते हैं। वहां काफी दर्दनाक जगह है। मैंने बस भाग कर जान बचाई है। कृपया मुझे वापस मत भेजना। ओके, वो भेजना चाहते तो भी कर पाती। मैं वकाई यूजफुल हूँ, इंतजार करो। अचानक एक नई जज्बात की लहर आई और छोटे लोटस ने अपने पैर छोड़कर अपना हाथ जुनवूशे की तरफ बढ़ाया। जुनवूशे ने अपनी मासूम आंखों से देखा। छोटे लोटस ने अपना चेहरा थोड़ा दाढ़ से भरा। उसने अपने हौसले को जमा कर बोला, खाओ। क्या खाओ? मैं एक खास लोटस हूँ। अगर तुम मेरी पेटल्स खाओगे तो तुम्हारे खून को शुद्ध करने में मदद मिलेगी और उसमें जो भी इम्प्यूरिटीज हैं वो सब दूर हो जाएंगी। छोटे लोटस ने अपनी ताकत और गर्व के साथ कहा। जुनवूशे की आंखों में चमक आ गई जब उसने ये सुना। कौन नहीं जानता था कि खून को शुद्ध करने का कितना जरूरी होता है। अगर कोई दवाई भी बड़ी अच्छी हो तब भी एक लिमिट होती है। अगर अपने बॉडी को एक नई जिंदगी देना हो तो वो पूरी तरह से खून की सफाई के जैसे होता है। पहले के दुनिया में चाहे तकनीक और दवाइयों काफी तरक्की कर चुकी थी, लेकिन आज तक कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं समझ पाया था कि जीनस और ह्यूमन बॉडी कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और अभी भी कोई अच्छी तरीके नहीं मिले। अगर छोटे लोटस की बात सच है तो वकाई वो एक अनमोल चीज है